नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 5th चैप्टर जिसका नाम है एजुकेशन। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के बारे में अपने मित्रों को भी बताइए। ठीक है, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ अ सैटेलाइट। In 1975, India met with success in its attempt to use a satellite for the purpose of education। देखिए, भारत ने 1975 में 1975 में जो है सैटेलाइट का यूज एजुकेशन के लिए करना शुरू कर दिया। एकनाथ चिटनिस, a scientist with ISRO, played an important role in it। एकनाथ चिटनिस नाम के साइंटिस्ट ने, इसरो के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एजुसैट नाम का सैटेलाइट है जो भारत ने छोड़ा है एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड। साइट, दैट इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, was undertaken for educational purposes under the leadership of the Space Application Center at अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी स्पेस का सैटेलाइट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसके लिए जो इंस्टीट्यूट है उसने साइट का काम शुरू किया, जो एजुकेशनल पर्पस में के लिए जो है सैटेलाइट का यूज़ कैसे किया जा सकता है उसके बारे में उन्होंने काम शुरू किया। द कॉन्सेप्ट ऑफ सैटेलाइट एजुकेशन केम आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो उससे एजुकेशन में सैटेलाइट का प्रयोग करना की संकल्पना सामने आई। अमेरिका हैड हेल्प इंडिया इन दिस प्रोग्राम। इसमें अमेरिका ने काफ़ी मदद की भारत की। द प्रोग्राम हेल्प टू मेक प्रोविजंस फॉर अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। जहाँ पर कॉलेजेस नहीं होते, पाठशालाएं नहीं होती, वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिक्षा का प्रचार करने के लिए इसकी मदद ली गई। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। This open university was established with the objective that the stream of education should make its way into every average hold of the country। देखिए, ये जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है वो किस लिए होती है? जिनको जो जॉब करते हैं, जिनको कॉलेज अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता, या कोई अगर रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पर कॉलेज नहीं है वगैरह, तो वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये ओपन यूनिवर्सिटी होती है। The United Nations had declared 1970 as the International Education Year। 1970 ने यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर घोषित किया था। In the same year, a seminar was organized in New Delhi on the subject of open university by the Government of India Departments of Education and Social Welfare, Information and Broadcasting, University Grants Commission along with UNESCO। देखिए, उसी साल, उसी वर्ष जो है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में ओपन यूनिवर्सिटी पर एक सेमिनार अरेंज किया गया भारत सरकार द्वारा। कि भारत सरकार भी था उसमें इन्वॉल्व, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर भी इन्वॉल्व था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी जो यूनिवर्सिटीज़ का मतलब कंट्रोल करती है वो इंस्टीट्यूट, और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ये सब इन्वॉल्व थे। द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन ओपन यूनिवर्सिटी इवॉल्व इन दिस सेमिनार। तो इस सेमिनार में पहली बार ये संकल्पना सामने आई कि ओपन यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। इन 1974 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ P. Parthasarathy and Open University took shape on 20 September 1985 in accordance with its recommendations and suggestions। देखिए, 1974 में शासन ने उसके ऊपर एक कमिटी आयोजित की, अध्यक्षता किसकी थी? P. पार्थसारथी, और ओपन यूनिवर्सिटी पहली बार स्थापन हुई 20 सितंबर 1985 में। ठीक है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के नाम से ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया, इग्नू। ये नेशनल यूनिवर्सिटी है इग्नू जो है,
और हमारी स्टेट की भी है, महाराष्ट्र की, वो जो है द यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, ये उसका नाम है। वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नासिक इन 1989। ऑल दो देखिए इसका ऑफिस नासिक में है, लेकिन आप महाराष्ट्र में कहीं से भी इस यूनिवर्सिटी में सीख सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट अबाउट दिस ओपन यूनिवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। Those who are unable to get a college education in the formal way are given concessions in eligibility criteria, age and other conditions for admission to this university। जिन्हें कॉलेज अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता कि कुछ ना कुछ कारणों से, या तो कहीं काम करते हैं वो, या कहीं गांव में रहते हैं जहाँ पर कॉलेजेस नहीं होते, वहाँ पर उनके लिए ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है। और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज वगैरह में भी काफ़ी कंसेशन दिया जाता है। जैसे मेन यूनिवर्सिटीज़ में कई बार कुछ एज के बाद सीखना अलाउड नहीं होता बहुत से कोर्सेस, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी एज वो पार होने के बाद भी अलाउड होता है एडमिशन लेना। तो इन 1990 द इग्नू स्टार्टेड एन ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। तो 1990 में इग्नू ने ऑडियो विजुअल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जो है वीडियो क्लिप्स द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर शुरू किया एजुकेशन देना। इट कंडक्टेड मोर देन 1000 करिकुला ऑफ वेरियस ब्रांचेस। इसमें 1000 अलग अलग तरह के करिकुलम है, अलग अलग शाखाओं के, अलग अलग ब्रांचेस के, एजुकेशनल फील्ड्स के। It provides facilities for education through 58 training centers in the country and 41 centers in foreign countries। देखिए ये केवल भारत में ही नहीं, भारत में तो 58 सेंटर्स है, लेकिन 41 सेंटर्स फॉरेन कंट्रीज में भी है इसके, इस यूनिवर्सिटी के। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। In the post-independence period in 1950, the Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, was established with the objective to promote scientific research in the country and to take the benefits of the research to all the people। देखिए 1950 में जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च जो है खोज करने के लिए साइंटिफिक ये इंस्टीट्यूट बनाई गई, और उसका यूज़ नए नए इन्वेंशंस जो होंगी, डिस्कवरी जो होगी, रिसर्च करने के बाद उसका यूज़ कॉमन लोगों के भलाई के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में शुरू हुआ रिसर्च बिगन इन फील्ड्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड माइनिंग। तो देखिए कौन से फील्ड्स में रिसर्च शुरू हुआ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स यानी औषध निर्माण शास्त्र जो मेडिसिन बनाते हैं वो, फिर फूड प्रोसेसिंग में जैसे जो फूड होता है उसका लाइफ कैसे बढ़ाना है, ठीक है, माइनिंग में माइनिंग टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा डीप कैसे जा सकते हैं हम अर्थ में उसके बारे में, और कहाँ पर कौन से मिनरल्स है वो सैटेलाइट द्वारा देखने के लिए ये रिसर्चेस किए गए। इन ऑर्डर दैट इंडस्ट्री बेनिफिट्स फ्रॉम दिस रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट्स वेर साइन विद इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स। देखिए इन सभी रिसर्चेस का, इन सभी फील्ड्स में से रिलेटेड रिसर्चेस जो है उसका फ़ायदा तो इंडस्ट्रीज़ को होने वाला है, फैक्ट्रीज़ को अलग अलग। तो ये देखकर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हो गया, करवाया गया। दैट हेल्प टू रिड्यूस आवर इम्पोर्ट्स एंड सेव फॉरेन करेंसी। इससे हमारे देश में ही कई सारे वस्तुओं की खोज हुई, जैसे मेडिसिन हो, वैक्सीन हो वगैरह, और हमारे देश में वो मैन्युफैक्चर होने लगी, उससे हमारा जो है पैसा बहुत बचने लगा जो फॉरेन में हम इंपोर्ट करते थे पहले वो। दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो मोटिवेटेड फंडामेंटल रिसर्च, जो बेसिक रिसर्च होते हैं उसको भी काफ़ी मोटिवेशन मिला इससे। द लैबोरेटरीज ऑफ the council also played an important part in bringing back to the country students who had gone abroad for higher education। देखिए जो लैबोरेटरीज बनाई गई इस काउंसिल द्वारा, इन्होंने काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई किसमें, जो देश के विद्यार्थी है जो हायर एजुकेशन के लिए बाहरी देशों में गए हैं उनको वापस देश में रिसर्च करवाने को प्रोत्साहित करने के लिए और यहीं पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनसे काफ़ी मदद हुई।
द अचीवमेंट्स ऑफ द CSIR इंक्लूड मेकिंग द इंक यूज्ड फॉर मार्किंग voters' fingers during elections, medicines for malaria, elephantitis and tuberculosis, water purification technology, reduction in the time required for bamboo production. देखिए कौन से महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स है CSIR के। तो ये जो है, जो वोटिंग के समय उंगली पर जो इंक लगाई जाती है वो परमानेंट होती है, कभी भी मिटती नहीं है। बाद में वो नाखून ग्रो करने के बाद ही वो यानी काटने के बाद नाखून ही वो चली जाती है। तो ये इंक हमारा एक काफ़ी अच्छा इन्वेंशन है CSIR का। इससे फेक वोटिंग बच जाती है, डबल वोटिंग वगैरह। तो ये जो इंक है बाकी डेमोक्रेटिक देश भी हमारे देश से इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद मेडिसिन फॉर मलेरिया की दवाइयाँ, औषधियाँ, एलिफेंटाइटिस यानी हत्ती रोग की औषधियाँ, ट्यूबरक्लोसिस, TB, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो जल शुद्धिकरण है, पानी का शुद्धिकरण करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, उससे रिडक्शन इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बाम्बू प्रोडक्शन। देखिए बाम्बू के जो ट्री होते हैं, बाम्बू के जो पेड़ होते हैं, वो ग्रो करने में काफ़ी वक्त लगाते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो बाम्बू प्रोडक्शन के लिए इतना स्लो तो नहीं चलेगा, इसलिए बाम्बू ट्रीज की ग्रोथ की स्पीड बढ़ाने के लिए जो है रिसर्च करवाया गया और उसमें हम सफल भी रहे। It also used DNA fingerprinting for the first time in India, conducted a genetic study of the Adivasis of the Andamans and proved that those tribes are 60,000 years old and developed the earthquake early warning system. तो इन्होंने DNA fingerprinting यानी DNA की स्टडी जो होती है, जीनोम जेनेटिक स्ट्रक्चर की स्टडी, वो भी की। उससे हमें पता चला कि जो अंडमान में जो आदिवासी रहते हैं वो उनकी प्रजाति जो है वो 60,000 वर्ष पुरानी है, तब से वो है वहाँ पर। फिर अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी भूकंप की पहले से वार्निंग देने वाली सिस्टम बनाई गई। इट हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूज ऑफ नीम एज अ पेस्टिसाइड, यूज ऑफ टर्मरिक फॉर हीलिंग वुंड्स एंड इन द केस ऑफ द पेटेंट्स फॉर वैराइटीज ऑफ राइस। देखिए इसने और भी महत्वपूर्ण खोज किए, जैसे नीम जो होता है उसका यूज़ पेस्टिसाइड के तौर पर करने के लिए, कीटक नाशक के तौर पर। फिर उसके बाद टर्मरिक जो हल्दी होती है, जख्म घाव भरने के लिए हल्दी का यूज़ कैसे किया जा सकता है उसके बारे में। फिर अलग अलग पेटेंट्स राइस के जो है, राइस की नई नई प्रजातियां खोजी गई और उसके पेटेंट भी दाखिल किए गए। पेटेंट यानी जो अब नया इन्वेंशन कोई होता है तब उसका उस चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए राइट्स, उसके अधिकार जो होते हैं, जिसने पहली बार उसकी इन्वेंशन किया है उसके पास होते हैं। तो वो जो है अगर दूसरे लोगों को उसका प्रोडक्शन करना है तो इस व्यक्ति को कुछ पैसा देना पड़ता है, कुछ परसेंटेज में, उसे बोलते हैं पेटेंट। The CSIR has prepared a digital encyclopedia of Indian traditional knowledge and made it available in 8 international languages। जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान है वो 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भाषांतरित किया गया और उन्हें उपलब्ध करवाया गया। Mathematics. The National Institute for Research in the Mathematical and Physical Sciences in Tamil Nadu was established in 1962। देखिए 1962 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन द मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में रिसर्च करने के लिए तमिलनाडु में इंस्टीट्यूट स्थापित की गई। इट एनकरेज द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ रिसर्च इन मैथमेटिक्स। इससे मैथमेटिक्स में, गणित में जो और रिसर्चेस करने उसके लिए एनकरेजमेंट मिला। कंप्यूटर्स। इन 1969 वी मेड द फर्स्ट इंडिजिनस कंप्यूटर named the ECU computer, as this was achieved by the Indian Statistical Institute and Jadavpur University working together। 1969 में हमारा पहला भारतीय जो है इंडिजिनस कंप्यूटर बनाया गया ECU नाम का, और ये किनके द्वारा बनाया गया? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर यूनिवर्सिटी दोनों ने साथ मिलकर बनाया। In 1974, Tata Consultancy Services, that is TCS, obtained an American contract in the area of software production, and that was the beginning of the software industry in India। देखिए 1974 में अभी तो TCS जो है काफ़ी बड़ी कंपनी हो चुकी है सॉफ्टवेयर में, और उसने पहली बार 1974 में कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया अमेरिका से,
और उससे हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री शुरू हुई और आज हम आईटी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नंबर 1 है पूरे विश्व में। कंप्यूटर्स ऑल्सो हेल्प टू स्टेप अप द स्पीड ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च को कंप्यूटर से काफ़ी तेज़ी मिली। In 1987, अमेरिका रिफ्यूज टू अलाउ इंडिया टू गेट अ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यानी ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स करवाई जाती है, जो एक नॉर्मल कंप्यूटर को पॉसिबल नहीं होता। तो हमें आवश्यकता थी सुपर कंप्यूटर की, लेकिन अमेरिका ने हमें नकार दिया, रिफ्यूज कर दिया 1987 में। तब हमने स्वयं अपना सुपर कंप्यूटर बनाने का डिसाइड किया। देखिए, इतिहास में ऐसा हमेशा होता रहा है, जब भी कोई फॉरेन कंट्री, एडवांस कंट्री हमें कोई चीज़ नकार देती है, जैसे मिसाइल्स हो या कुछ भी हो, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हो, तो हमने खुद उसका इन्वेंशन किया है, अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। द राजीव गांधी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप अ सुपर कंप्यूटर इंडिजिनियसली। तो भारत सरकार ने खुद सुपर कंप्यूटर बनाने का डिसाइड किया। In 1988, the central government established the Center for Development for Advanced Computing, that is CDAC, in Pune, and in 1991, the center, under the leadership of Dr. Vijay Bhatkar, developed the Param 8000 supercomputer. Param 8000 नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया हमने, और वो सुपर कंप्यूटर जो है अमेरिकन सुपर कंप्यूटर से भी एडवांस था। परम इसका नाम संस्कृत शब्द से है। परम यानी सुप्रीम या सुपर, परमात्मा जिसे बोलते हैं, परम आत्मा यानी सुप्रीम सोल, सर्वोच्च आत्मा। वैसे ही परम यानी सुप्रीम, ऐसा अर्थ होता है उसका। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, दिस इंस्टीट्यूट हैज कंडक्टेड वैल्यूएबल रिसर्च इन द फील्ड्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल एंड लाइफ साइंसेस। देखिए, इसने कई सारे खोज किए हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने न्यूक्लियर फिजिक्स में काफ़ी खोज की, उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी काफ़ी खोज की। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी देखिए मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी मैटर जो एटम होते हैं और जो वेव्स होते हैं उसके बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए जो होती है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। केमिकल एंड लाइफ साइंसेस, उसके बारे में भी रिसर्च करवाया गया। इट ऑल्सो स्टार्टेड अ स्कूल टू ट्रेन साइंटिस्ट फॉर सेटिंग अप न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, देखिए इसको भी हमें रिजेक्ट करवाया गया था, हमें देने के लिए अलाउ नहीं किया गया था अमेरिका और जो बड़े बड़े देश है उन्होंने। तब हमने अपने खुद के न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप किए थे। फिर इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज IIT. India's first IIT was set up at Kharagpur in West Bengal in 1951. 1951 में पहला IIT भारत का स्थापन किया गया खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में। The objective of this institute was that higher and advanced education in all branches of engineering should be available in India and meet the country's needs. देखिए, इसका उद्देश्य क्या था IIT स्थापन करने का? तो जो बहुत मॉडर्न एजुकेशन है, जो एडवांस्ड एजुकेशन है सभी शाखाओं में इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वो देश में ही उपलब्ध करवाना, ये मुख्य उद्देश्य था। द इंजीनियरिंग कॉलेजेस एट पोवई, चेन्नई, कानपुर एंड न्यू दिल्ली वेर कन्वर्टेड इनटू IITs। तो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे उनको IIT में अपग्रेड किया गया। द सोवियत यूनियन, अमेरिका, जर्मनी एंड द यूनेस्को ऑल एक्सटेंडेड हेल्प टू सेट अप दीज इंस्टीट्यूट्स। तो IIT स्थापन करने में सोवियत यूनियन यानी उस समय का रशिया, फिर अमेरिका, जर्मनी और यूनेस्को, इन संस्थानों ने भी काफ़ी मदद की। The IITs in India were given the status of deemed universities and BTech and MTech courses were started there. उन्हें IITs को डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दिया गया। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड रिसर्च किया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है, उसे बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो बीटेक एमटेक के कोर्सेज शुरू किए गए। एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम्स, नॉमिनल फीस एंड रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द IIT इंस्टीट्यूशंस। तो IIT इंस्टीट्यूशंस की विशेषताएं क्या है? तो एंट्रेंस एग्जाम, आपको तो पता है IIT फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होंगे आप,
फिर नॉमिनल फीस बहुत कम होती है आईआईटी की, रिजर्वेशन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के, ये इसकी विशेषताएं हैं। इन द डिकेड फ्रॉम 1970 टू 1980 अ लार्ज नंबर ऑफ आईआईटी स्टूडेंट्स बिगन टू लीव फॉर फॉरेन कंट्रीज कॉजिंग द ब्रेन ड्रेन क्राइसिस। देखिए हमने आईआईटी तो स्थापन कर दिए, वहाँ से जो ब्राइट इंजीनियर्स बनने लगे, जो बहुत अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन प्राप्त करके जो इंजीनियर्स बनने लगे वहाँ से, वो बाहरी देशों में चले जाने लगे वहाँ पर जॉब्स करने के लिए। इससे ब्रेन ड्रेन की समस्या हो गई। ब्रेन ड्रेन यानी क्या? ब्रेन ड्रेन यानी हमारे देश का इंटेलिजेंट लोगों का बाहर चला जाना, इसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। देखिए हम हमारे देश में अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर्स बना रहे हैं आईआईटीज में, लेकिन वो सारे बाहरी देशों में जा रहे हैं, तो उनका फायदा वो उन देशों को होगा, तो हमारे देश को इसका फायदा होना चाहिए, ऐसा विचार किया जाने लगा। हाउएवर दिस सिचुएशन चेंज आफ्टर 1990। IITs were also established at Guwahati, Assam in 1994 and Roorkee in 2001। इसके बाद 1990 के बाद जो है ये परिस्थिति थोड़ी बदलने लगी। हालांकि अभी भी बहुत सा ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम है हमारे देश में, और बाद में गुवाहाटी और रूरकी में भी IIT स्थापन किए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। As high quality engineers were graduating from the IITs, the center and the Gujarat government started the Indian Institute of Management to mold skilled managers। देखिए जिस तरीके से IIT में हाई क्वालिटी के इंजीनियर्स बनने लगे, उसी तरीके से हाई क्वालिटी अच्छे क्वालिटी के मैनेजर्स बनाने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा और गुजरात गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM स्थापन किया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन अमेरिका हेल्प टू सेटअप IIM अहमदाबाद। अहमदाबाद में IIM की स्थापना करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने मदद किया है। अदर IIMs हैव बीन सेटअप एट कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर एंड शिलोंग। तो इन जगहों पर भी दूसरे IIM है। डू यू नो systematic training in any subject aspect of film making is given at the Film and Television Institute of India। देखिए सिस्टमैटिक ट्रेनिंग जो है फिल्म बनाने की किसी भी विषय पर, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। Facilities were made available for imparting scientific training at this institute in all aspects of filmmaking such as direction, editing and acting। तो इसमें इस इंस्टीट्यूट में अलग अलग फील्ड्स में फिल्म के, जैसे डायरेक्शन करना, फिर एडिटिंग करना मूवीज़ की, फिर एक्टिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है साइंटिफिक तरीके से। तो इससे हमारे फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी योगदान प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवीज़ प्रोड्यूस होते हैं हर साल। हमारे देश में 1000 से 1200 मूवीज़ रिलीज़ होते हैं एक साल में। इतने मूवीज दूसरे किसी भी देश में प्रोड्यूस नहीं होते। दिस इंस्टीट्यूट इनहेरिटेड द लीगेसी ऑफ द प्रभात फिल्म कंपनी ऑफ पुणे एंड बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो प्रभात फिल्म कंपनी जो थी, मराठी फिल्म कंपनी थी, तो उससे उन्होंने प्रेरणा ली, इनहेरिटेंस लिया, और वो काफ़ी फेमस हुई पूरे विश्व में। National Institute of Design। This institute was established in Ahmedabad in 1961 for the purpose of imparting training in industrial design। Industrial design यानी जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, अलग अलग जो मशीन्स होती है, या जो अलग अलग चीज़ों के डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं, उसके बारे में इंजीनियर्स वगैरह बनाने के लिए, या आर्किटेक्ट्स हो, जो भी हो, वो उनके ट्रेनिंग के लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बनाए गए। Courses in basic design, graphic design, product design and visual communication were started in 1963-64। तो इन फील्ड्स में जैसे बेसिक डिज़ाइन, किसी भी चीज़ का बेसिक डिज़ाइन करना, बिल्डिंग्स का लीजिए या मशीन्स का लीजिए, फिर ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक्स के मदद से कंप्यूटर पर डिज़ाइन करना, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन, अलग अलग वस्तुओं का डिज़ाइन करना, विजुअल कम्युनिकेशन यानी जो दृश्य माध्यम से कम्युनिकेशन करना यानी संवाद स्थापित करना, उसके बारे में कोर्सेज शुरू किए गए 63-64 में। द वर्क डन बाय दिस इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स डिजाइनिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर रेडियो एंड द कैलकुलेटर ऑफ द लोगोज ऑफ इंडियन एयरलाइंस एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस इंस्टीट्यूट ने
जो ट्रांजिस्टर है, रेडियो, देखिए रेडियो पहले बहुत बड़े बड़े आते थे बहुत पहले 60s 70s में, लेकिन ट्रांजिस्टर की खोज करने के बाद रेडियो की साइज़ बहुत छोटी हो गई। फिर कैलकुलेटर्स भी बहुत बड़े थे, वो भी छोटे हो गए, और उन्होंने ये भी डिज़ाइन किया, इंडियन एयरलाइंस का जो लोगो है वो भी डिज़ाइन किया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का भी लोगो इसी इंस्टीट्यूट ने बनाया है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, मेडिसिन से रिलेटेड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वो देखेंगे। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन 1949 द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR was established for conducting research in the medical field। देखिए इसका नाम आपने सुना होगा, अभी फिलहाल कोरोना के क्राइसिस में, समस्या में ICMR का नाम काफ़ी बार आ चुका है मीडिया में। ICMR यही इंस्टीट्यूट है जो कोरोना के प्रॉब्लम के समय सरकार को जो है गाइडेंस दे रही है, तो इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के हेल्थ सेक्टर में। तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। कंडक्टिंग रिसर्च इन मेडिकल फील्ड, it was given the responsibility of cooperating with universities, medical colleges, government and non-government research institutes and giving them guidance and financial support for research activities। देखिए इसी इंस्टीट्यूट को जिम्मेदारी दी गई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस जो है अलग अलग, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो है अलग अलग, उनके आपस में सहयोग रखने के लिए, फिर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है मेडिसिन से रिलेटेड, उनको गाइड करने के लिए और आर्थिक सपोर्ट देने के लिए। 26 सेंटर्स वर स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर रिसर्च ऑन वेरियस डिसीजेस। अलग अलग 26 सेंटर स्थापित किए गए पूरे देश भर में अलग अलग बीमारियों पर रिसर्च करवाने के लिए। अभी कोरोना पर भी ये इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रही है। देयर रिसर्च हैज़ मेड इट पॉसिबल टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रेसी। तो टीबी और लेप्रेसी को कंट्रोल करने में इस इंस्टीट्यूट का काफ़ी योगदान रहा है। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस AIIMS was established to give further impetus to advanced education and research in medicine। बाद में AIIMS की स्थापना की गई, उसमें तो वो तो काफ़ी एडवांस्ड है, उसमें भी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग शिक्षा दी जाती है और रिसर्च करवाया जाता है मेडिसिन पर। आपको पता होगा तो कई हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपना ऑपरेशन करवाया था एम्स में, और काफ़ी जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनको एम्स में ही इलाज करवाया जाता है, क्योंकि वो सबसे एडवांस इंस्टीट्यूट है हमारे देश की मेडिकल से रिलेटेड। इट वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन। तो अंडर ग्रेजुएट यानी MBBS BDS वगैरह के कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज मेडिसिन से रिलेटेड जो है यहाँ पर शुरू किए गए। Courses for undergraduate and postgraduate education in most branches of medicine, good research facilities and well-equipped hospitals are the significant features of this institute। ये भारत की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। यहाँ पर अलग अलग रिसर्चेस करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स है वो बिल्कुल वेल इक्विप्ड है, सभी साधनों से सुसज्जित है। ठीक है। The institute also provides medical treatment to the common people at nominal rates। जो कॉमन आम लोग होते हैं उनको जो महंगी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो सस्ते दरों में वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। It has established special colleges for training in nursing and super specialty centers for treatment of disorders of the heart, brain and eyes। यहाँ पर देखिए नर्सिंग के कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके भी कॉलेजेस हैं। फिर सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स या हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, ये जो बीमारियां होती है उसके बारे में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाए जाते हैं उनकी इंस्टीट्यूट्स भी है। फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल फील्ड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज रीस्ट्रक्चर्ड इन 1958 एंड वॉज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इट्स सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। देखिए बाद में मेडिकल फील्ड में और डेवलप करवाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की पुनर्गठन किया गया 1958 में, और उस पर काम सौंपा गया अच्छा क्वालिटी का मेडिकल एजुकेशन देने का, उस पर सुपरविजन यानी नज़र रखने का। ठीक है, ये काम सौंपा गया। These institutes have the responsibility of conducting research on various diseases, developing tests and standardization of medicines। तो इस इंस्टीट्यूट पर
जिम्मेदारी दी गई अलग अलग बीमारियों पर रिसर्च करवाने की, उनकी टेस्ट डेवलप करने की, फिर मेडिसिन स्टैंडर्डाइज करने की, यानी कौन से बीमारी के लिए कौन से मेडिसिन देने की। डू यू नो in 1969 the Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy was established to conduct research and bring about development in the Ayurvedic, Naturopathy, Unani and Homeopathy systems of medicine। तो देखिए 1969 में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन यानी भारतीय औषध जो आयुर्वेद विज्ञान है उसके बारे में रिसर्च करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई। जैसे होम्योपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, यूनानी हो, ये जो सिस्टम्स है मेडिसिन की उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। In 1979, this institute was dissolved and replaced by 3 others, namely 1. Central Council for Research in Unani Medicine, 2. Central Council for Research in Homeopathy, and 3. Central Council for Research in Yoga and Nature Cure in accordance with their respective clinical methodology। 1979 में ये इंस्टीट्यूट डिसॉल्व की गई, समाप्त की गई और 3 नए इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। यूनानी के लिए ये वाली, होम्योपैथी मेडिसिन के लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, और आयुर्वेद और योगा पर रिसर्च करने के लिए सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचर क्योर इन अकॉर्डेंस विद ये बनाए गए। कैंसर रिसर्च, द एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर इज द ब्रांच ऑफ टाटा मेमोरियल सेंटर। देखिए टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा स्थापन किया गया है कैंसर रिसर्च सेंटर, ठीक है। वहाँ पर रिसर्च और एजुकेशन करवाया जाता है कैंसर बीमारी से रिलेटेड। इट फंक्शंस एज द नेशनल सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन रिलेशन टू कैंसर। तो यहाँ पर कैंसर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, औषधियाँ हैं, उस पर इलाज कैसे करवाना है उस पर रिसर्च और एजुकेशन करवाया जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एग्रीकल्चर, खेती से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कौन सी है भारत में। इन इंडिया रिसर्च इन एग्रीकल्चर हैड बिगन एज अर्ली एज 1905। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसर्चेस है भारत में वैसे तो प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न जो है 1905 में शुरू किए गए। द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन 1958 एंड वर्क बिगन इन डिपार्टमेंट्स सच एज डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, research, well-equipped laboratories, soil science, agricultural sciences, economic botany and other departments। तो देखिए 1958 में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट शुरू किए गए। जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर के विकास के लिए वहाँ पर रिसर्च, खेती में कैसे अच्छे क्वालिटी के जो प्रजातियाँ डेवलप करनी है अनाजों की, उन पर रिसर्च करने के लिए एग्रीकल्चरल साइंस, जैसे प्लांट्स की ग्रोथ, क्रॉप्स की ग्रोथ कैसे बढ़ानी है, उनका उत्पादन कैसे बढ़ाना है। फिर इकोनॉमिक बॉटनी यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करवाना है उसके बारे में रिसर्च करवाने के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाई गई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ। रिसर्च ऑल्सो बिगन ऑन व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स। तो जो दालें हैं, गेहूं हैं और तेल बनाने के जो ऑयल सीड्स होते हैं जैसे मूंगफली हो या सोयाबीन हो वगैरह, और अलग अलग सब्जियां हैं, उसके बारे में रिसर्च करवाने के लिए, उनका प्रोडक्शन और उनका न्यूट्रिशन क्वालिटी बेहतर करवाने के लिए रिसर्च करवाया गया। Its most significant achievement is the fundamental research it has conducted on the models, methods of taking multiple crops in a year, which has been of great benefit to farmers। देखिए इन्होंने रिसर्च करवा के, इनकी अचीवमेंट क्या है, तो इन्होंने रिसर्च करवा के ऐसे क्रॉप्स बनाए जो अलग अलग मौसम में भी आ सकते हैं। इसके कारण एक ही वर्ष में कई बार क्रॉप्स लेना पॉसिबल हो गया किसानों को। उससे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ और हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन हुई और हमारे देश का अनाज का उत्पादन भी बढ़ा। This institute maintains a library at its head office in Delhi, which is the biggest agriculture related library in the country। तो इस इंस्टीट्यूट ने एक लाइब्रेरी बनाई है दिल्ली में, वहाँ पर जिनका हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, और वो भारत की सबसे बड़ी
खेती से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड सबसे बड़ी लाइब्रेरी है ग्रंथालय। In the next chapter, we shall study laws related to women, women's contributions and the role of the government with respect to other weaker sections of the society. Next chapter में हम क्या सीखेंगे, महिलाओं से रिलेटेड जो अधिनियम है, कानून है, महिलाओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, और शासन का क्या भूमिका रही है महिलाओं और जो वीकर सेक्शंस है, जो कमज़ोर तबके हैं हमारे समाज के, उनके विकास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ जाए।